जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है उसमें छठे टेस्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, यह सेशन उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष के लिए तो स्टार्ट किया गया है, लेकिन अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित या फिर केंद्र स्तर पर तो जीके जीएस पूछा जाता है, तो वहां पे भी यह आपको हेल्प करेगा। प्लस इसमें आपको 10 करंट अफेयर के भी टॉपिक मिलेंगे। तो यह 100 क्वेश्चन का सीरीज है, इसको आप ध्यानपूर्वक अटेंड कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चीन की क्रांति का प्रभाव भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नहीं पड़ा है, बल्कि फ्रांस की क्रांति का, अमेरिका की क्रांति का और बाल्शविक क्रांति बोले तो रूस की क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था, बल्कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सूक्ष्म संविधान के नाम से भी जानते हैं। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूं, बताइए। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वैसे अगर यहाँ पे राजनीतिक लोकतंत्र होता, सामाजिक लोकतंत्र होता तो उपयुक्त सभी होता, लेकिन 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 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्थिक लोकतंत्र दिया गया है, तो ये करेक्ट होगा। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के ऊपर। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है? दोस्तों अस्पृश्यता का अर्थ है जैसे छुआछूत। ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर आप बात करें गांव में तो जैसे जो निम्न कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ लोग छुआछूत करते हैं। ठीक है, तो इस बात का जो है निषेध किया गया है भारतीय संविधान में, और वो है अनुच्छेद 17। ठीक है, उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 52 में है कि भारत के संविधान में, ठीक है, यह बात वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह बात है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अनुच्छेद 54 में क्या है दोस्तों? इसमें है कि भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडली का गठन होगा, तो उस निर्वाचक मंडली का जो गठन होगा इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 55 में क्या है? जो निर्वाचक मंडली गठित होगी वो किस प्रकार से राष्ट्रपति को चुनेगी, इस बात का जिक्र अनुच्छेद 55 में मिलता है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या है दोस्तों? जैसे मान लो आप को कोई गिरफ्तार करने आता है, यानी कि कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आता है, तो आपके पास ये अधिकार है, आप पूछ सकते हो भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए आपने कोई कांड किया था 2017 में, ठीक है, तो आप उस समय जो नियम कानून था उसी के हिसाब से उस दंड के लिए, ठीक है, उस अपराध के लिए दंड मिलेगा। अगर 2024 में कोई नया कानून बना है उसमें अधिक दंड है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी यानी 2017 वाले नियम कानून के अनुसार दंड मिलेगा। यह बात का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों? गरिमा में जीवन का प्रावधान है। विवाह करने की स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 में है, और दैहिक जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 में मिलता है। आप याद रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 22 में क्या है ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है।
वर्तमान भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है दोस्तों? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में यानी 2019 के बाद से दोस्तों भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप ये बात याद रखेंगे और इस बात का जिक्र आपको अनुसूची 1 में देखने को मिल जाता है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। पुद्दुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1962 ईस्वी में। यह बात आप याद रखेंगे। पुद्दुचेरी ही एक ऐसा यूटी है यानी संघ शासित प्रदेश दोस्तों जिसके चारों जिले आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते। वो चारों जिले कौन कौन से हैं? माईपी के नाम का एक निमोनिक से आप याद रख सकते हैं। यम से हो गया माहे, क्या हो गया दोस्तों? माहे। ये आपको केरला में देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वाई से हो गया यनम, यह आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पीके में क्या है दोस्तों? पी से हो गया आपका पुद्दुचेरी, के से हो गया आपका कराईकाल, ठीक है। पुद्दुचेरी और कराईकाल आपको देखने को मिल जाएंगे तमिलनाडु में, ठीक है। और ये दोस्तों ये चारों जिले एक दूसरे से बाउंड्री शेयर नहीं करते, यह बात आप याद रखेंगे। देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग जो अभी लाइव देख रहे हो, ठीक है, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है दोस्तों? तो 9 राज्य हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है गुजरात, ठीक है। गुजरात की विशेषता क्या है दोस्तों? गुजरात ही एक ऐसा प्रदेश है, ऐसा तट है जो सबसे लंबा तट रेखा शेयर करता है, सबसे लंबा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कौन सा? महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आता है गोवा। उसके बाद कौन सा आता है दोस्तों? कर्नाटक, ठीक है। और उसके कर्नाटक के बाद आपका आता है केरला, और केरला के बाद आता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आपका आ जाता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राज्य हैं, ठीक है। जिसमें सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है गोवा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों हमने बात कर लिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गुजरात का, ठीक है। और सबसे छोटा किसका है? गोवा का। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है दोस्तों? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट अक्षांश रेखा से होकर गुजरती है। और इसको भारत का जलवायु विभाजक रेखा भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? भारत का जलवायु विभाजक रेखा, ठीक है। ये भी बात याद रखेंगे। कौन कौन से राज्य हैं कर्क रेखा पे, उन्हें देख लीजिए एक बारी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, ये एंट्री कहाँ से करती है? मैप के माध्यम से समझ लीजिए, ठीक है। कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप मैप से समझ लीजिए, ठीक है। ये है रफ्ट भारत का जो जहाँ हमें देखना है। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले ये जाती है गुजरात में, ठीक है। ये है आपका गुजरात। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टच होती है राजस्थान से। उसके बाद ये आपका ऐसे निकल जाती है कर्क रेखा। कितने वैल्यू इसका कितना डिग्री अक्षांश है? 23.5 डिग्री, ठीक है। अब हो गया गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, एमपी। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको झारखंड, झारखंड से भी होकर जाती है और वेस्ट बंगाल से होकर जाती है, और यहाँ पे त्रिपुरा से होकर जाती है दोस्तों। और यहाँ पे वो क्या है? ये मिजोरम, ठीक है, मिजोरम से होकर जाती है। इस प्रकार से देखिए 8 राज्यों से होकर जाती है, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 14 पे, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, आप यह बात याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो पार्सन पॉइंट, लाचियांग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, सभी नामों से जाना जाता है। तो ऑल ऑफ दी एब करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो दोस्तों इन दिए गए ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट सबसे निकटतम है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट से जो अक्षांश रेखा होकर गुजरती है उसकी वैल्यू है 6 डिग्री 45 मिनट, आप भूलेंगे नहीं। इंदिरा पॉइंट जिस द्वीप पे है उसका नाम है ग्रेट निकोबार, ये भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए। डंकन पास किसके किसके बीच स्थित है मेरे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए। श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करता है दोस्तों? तो इसमें जो पाक जल संधि है वो श्रीलंका को भारत से अलग करता है, याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है दोस्तों? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है, आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए।
भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो मेरे दोस्त इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान प्लस भारत और बांग्लादेश के बीच भी यही लाइन है, ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21 देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को जब कोई मतलब जैसे जेल वेल भेजना रहता था तो इनको काला पानी का जेल होता था, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों का एक जेल था। अब देखो वहां से कोई भाग कैसे सकता है? ठीक है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, तो कोई भाग ही नहीं पाता था, इसलिए इनको यहीं पे भेजा जाता था। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है। लक्षद्वीप समूह, ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है दोस्तों? तो बताइए लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है? तो दोस्तों लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है। ठीक है, जैसे प्रवाल समुद्र में एक पाया जाने वाला जीव है, जो मरता है तो उसकी जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम की बनी होती हैं, और जब इकट्ठा होती हैं तो क्या बना, कभी कभी द्वीप बना देती हैं, कभी कभी दीवार बना देती हैं, जिसको प्रवाल भित्ति बोल देते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है कोरोमंडल तट। बाकी पश्चिमी तट पे काठियावाड़ तट, गुजरात वाला क्षेत्र, कोंकण तट, जो कंकड़ तट है दोस्तों यह दमन से लेके कर्नाटक तक देखने को मिलेगा, यानी गोवा के लास्ट तक। मालाबार तट जो कर्नाटक का अंतिम बिंदु है, और केरल का जो बिंदु है, ठीक है, केरल का जो तट है उसको बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, न्यू मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो न्यू मूर द्वीप आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोको द्वीप भी वहीं पे है। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, भारत नाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो भारत नाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो दोस्तों इसमें कथक है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, यह बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो दोस्तों राजस्थान से, यह भी बात आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो दोस्तों इसका संबंध बिहार से है, यह भी बात आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 29 देखिए, पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इको बाना कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इके बाना। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन है दोस्तों? तो ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। इसकी स्थापना पूछ ले किसने किया था दोस्तों? तो 3 भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। उन 3 भाइयों का नाम एग्जाम में पूछता है, तो उन 3 भाइयों का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो उन 3 भाइयों का नाम है हद्दू खा, हस्सू खा और नत्थू खा। क्या नाम है? हद्दू खा। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? हद्दू खान। उसके बाद क्या है? हस्सू खां। ठीक है, हस्सू खां। ठीक है, और ये किसके समकालीन थे दोस्तों? ये समकालीन थे अकबर के। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। और लास्ट में आप याद रखिएगा नत्थू खां। ठीक है, तो ये तीनों ने मिलकर ग्वालियर घराना की स्थापना करी थी, ये भी बात याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 31 देखिए, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है दोस्तों? वो है वृष्टि, यानी कि वर्षा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों गेहूं नकदी फसल नहीं है, यह एक खाद्यान्न फसल है। बाकी गन्ना, कपास, जूट नकदी फसल के उदाहरण है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 33 पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रबी फसल का, देखिए कौन सा भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो बताइए कौन है? तो दोस्तों इसमें जूट है, ये खरीफ फसल का उदाहरण है। क्या है? खरीफ फसल का उदाहरण। यह रबी फसल नहीं है। गेहूं, जौ और रेपसीड ये क्या है? ये रबी फसल के उदाहरण है। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 पर, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है दोस्तों? तो चावल है भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 36 पर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें जो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा वाला क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं? भारत का चावल का कटोरा, ये भी बात आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 37 देखिए, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा भारत में गेहूं के प्रथम 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक, ठीक है, करने वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, कोई नहीं है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए क्या है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घिरने वाली फसल है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धान। चलिए प्रश्न नंबर
40 देखिए क्या है, उस खाद्यान्न फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो दोस्तों वो है आपका चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। तो दोस्तों गेहूं और चावल के मामले में सबसे अधिक सफल रही है। जिनको जिनको पता था जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया। ठीक है, तो हरित क्रांति में देखिए गेहूं और चावल तो बढ़ के आया, लेकिन दलहन और मटर का अनाज ये कम हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 43 देखिए, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें करेक्ट आंसर का, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पंजाब। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 देखिए क्या है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार, वही बात है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, हरित क्रांति का क्या अर्थ है दोस्तों। तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल में उपज को बढ़ाना। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। MS स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछे तो बोरलॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बोरलॉग। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये नॉर्मन बोरलॉग इनका कंप्लीट नाम है। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए, भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों। गुजरात है, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। प्रश्न नंबर 48 देखिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वो है आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश दलहन, तिलहन, उसके बाद मक्का, इन सभी के उत्पादन में फर्स्ट रैंक पे है। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखिए, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों। वो है आपका महाराष्ट्र। ये भी बात याद रखेंगे, ये 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 50, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों अभी हमने बात किया मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रश्न नंबर 51 खेल से संबंधित है, देखिए इसको। प्रश्न नंबर 51 क्या है, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था। तो दोस्तों 1930 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था दोस्तों, तो कनाडा में किया गया था, कनाडा के हैमिल्टन सिटी में किया गया था। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 52 पे, ओलंपिक खेलों के प्रति कितने छल्ले होते हैं। तो दोस्तों 5 छल्ले होते हैं। पांचों छल्ले 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें काला रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका महाद्वीप को। किसको, अफ्रीका को। ठीक है, AF लिख देते हैं। उसके बाद इसमें जो नीला है दोस्तों, तो नीला रिप्रेजेंट करता है यूरोप को। ठीक है, EU लिख देते हैं। उसके बाद जो आपका पीला है दोस्तों, पीला है दोस्तों अपना, ठीक है, यानी कि एशिया। ठीक है, उसके बाद लाल है दोस्तों, तो लाल रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को। ठीक है, तो लाल रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को। उसके बाद एक और बचा, उसका कलर कौन सा है दोस्तों, बताइए। देखिए काला, नीला, पीला, लाल देख लिया, और एक महाद्वीप और है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, जो हरा रंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर आपको ग्रीन, यानी कि आपने कैमरन ग्रीन का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर है, उससे भी अगर याद रहता है कि जो ओलंपिक का छल्ला है पांचों, उसमें हरा कलर ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, तो भी ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 53 देखिए क्या है, पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच किन किन देशों के बीच खेला गया था। तो दोस्तों यह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था, ऐसा प्रश्न बने तो जो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न सिटी है, ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है जिसका नाम है मेलबर्न, वहाँ पे खेला गया था दोस्तों। 1877 में खेला गया था, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 54 देखिए, किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है दोस्तों। तो वो है ब्राजील। कितनी बार जीता है, कितनी बार, 5 बार। कब हुआ था, कब इसने पहला पदक जीता था दोस्तों, तो 1958 में इसने पहला अपना फुटबॉल मैच जीता था। चलिए प्रश्न नंबर 55 देखिए, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों। तो दोस्तों ये संबंधित है खेल कूद से संबंधित। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए 2023 में किसको किसको मिला है अर्जुन पुरस्कार, तो दोस्तों मोहम्मद शमी जो एक क्रिकेटर हैं, ठीक है, मोहम्मद शमी को तो आप जानते ही होंगे, आपके अमरोहा से हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे पवन सहरावत है। क्या नाम है दोस्तों, पवन, याद रखिए। ठीक है, और पवन किससे संबंधित है, कबड्डी से। ठीक है, उसके बाद तीसरा नाम क्या है दोस्तों, तीसरा नाम है रितु नेगी। ठीक है, तो रितु जी किससे संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है अगला नाम मुराली जी का। ठीक है, तो मुराली जी किससे संबंधित है, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है। किससे, एथलेटिक्स हैं। उसके बाद ये बिरादर मिलती हैं पारुल चौधरी जी। ठीक है, और पारुल चौधरी जी का, ठीक है, पारुल चौधरी जी का संबंध किससे है दोस्तों, एथलेटिक्स से। तो इतने लोगों को मिला है 2023 में, क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 56 पर,
डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 57 देखिए क्या है। माइकल फेल्प्स, ठीक है, जो एक महान व्यक्ति है जिसने अभी तक सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला ओलंपिक में एक सिंगल पर्सन है, ठीक है। तो इसका संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो ये तैराक है, ठीक है, इसका तैराकी से संबंध है, याद रखेंगे। अभी तक इसने 23 गोल्ड जीते हैं प्लस 28 टोटल पदक ओलंपिक में जीते हैं, ठीक है, जिसमें 23 तो गोल्ड है, ये बात याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 58 देखिए। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुआ। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाला प्रथम, ठीक है, प्रथम खिलाड़ी कौन था दोस्तों? तो आप यहाँ पे याद रखेंगे नाम मीना शाह। क्या नाम है दोस्तों? मीना शाह, ठीक है। तो मीना शाह को मत भूलिएगा। मीना शाह को 1962 में पहला अर्जुन पुरस्कार मिला था। और यह किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछे तो यह तीरंदाजी से संबंधित है। किससे? तीरंदाजी से, ठीक है। तो ये भी बात याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 59 देखिए। 3 सेकंड का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों बास्केटबॉल से संबंधित है 3 सेकंड्स, ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 60 देखिए। खो खो में कितने क्रॉस लाइंस होते हैं दोस्तों? तो इसमें अगर बात करें 8 क्रॉस लाइंस होते हैं, यानी लाइंस की बात हो रही है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। खो खो का अगर बात करें भारत में कहाँ पे प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो महाराष्ट्र के पुणे से इसका प्रारंभ हुआ, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 61 पर। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो बचपन से सुनते आ रहे हैं आप, तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद थे, हैं और रहेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 62 पर, ठीक है। प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी। यह इसका नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से किसने किया? तो दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न अब हम देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, याद रखेंगे। और किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? ठीक है, इनके अगेंस्ट खड़ा कौन था? सिराजुद दौला, ठीक है, सिराज उद दौला, ठीक है। तो इनका भी नाम याद रखेंगे। कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 63 देखिए। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, ठीक है, तो इसका नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से कौन कर रहा था दोस्तों? तो इसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसके बाद एक ट्रीटी हुई थी जिसको बोलते हैं इलाहाबाद की ट्रीटी, ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 64 देखिए। वह 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा एक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों हैदराबाद का निजाम था, याद रखेंगे। और 1798 में ही उसने एक्सेप्ट किया था। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 65 पर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, सॉरी यहाँ पे अंतिम गवर्नर जनरल है, ठीक है, ये प्रथम गवर्नर जनरल नहीं है, ये लास्ट है, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, फर्स्ट वायसराय, ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। तो वो कौन था दोस्तों? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। कब बना था वायसराय? 1858 में, ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 66 देखिए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ संधि की। तो कौन सी संधि की दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम की संधि की, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 67 देखिए। राज्य 6 हड़प नीति जब्त सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत कौन लेकर आया था दोस्तों? तो वो लेके आया था डलहौजी, ठीक है। इसमें पूछा जाए कि प्रथम कौन सा रियासत था या कौन सा जिला था जो शिकार हुआ दोस्तों? तो महाराष्ट्र का सतारा, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा महाराष्ट्र का सतारा जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे पहले शिकार हुआ था। 1848 में ही इसको हड़प लिया था डलहौजी ने, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 68 देखिए। किस सिख गुरु ने फांसी में जाफरनामा लिखा था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। और जाफरनामा शब्द का अर्थ है, बताइए इसका अर्थ क्या होता है जाफरनामा का? जाफरनामा का दोस्तों अगर अर्थ की बात करें तो विजय पत्र होता है। क्या होता है? विजय पत्र, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 69 देखिए। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वो था आपका डलहौजी, ठीक है। और कहां से कहां तक प्रथम डाक सेवा स्टार्ट हुई थी दोस्तों? तो याद रखेंगे कलकत्ता से लेके आगरा के बीच में स्टार्ट हुई थी प्रथम डाक सेवा, ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। कब हुई थी? 1854 में। प्रश्न नंबर 70 देखिए। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? दोस्तों अर्जुन देव ने लिखी थी, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 71 देखिए। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? हिंदी से संबंधित प्रश्न अब हम देख रहे हैं। तो दोस्तों जो कंठ से आए, जैसे क ख ग घ अंग, तो कंठ से आती है इसलिए इनको कंठ ध्वनियां कहते हैं। य र ये क्या है? संघर्षी और उस्मक। च छ ज झ जब बोलते हैं तो आपकी जीभ जाके आपके
तलवे को टच करती है, इसलिए ये तालव्य हैं। डॉ ठॉ डॉ ढॉ डॉ जो हैं, जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो जो अंदर का मोटा वाला मसूड़ा है उसको मूर्धन्य बोलते हैं दोस्तों। तो टॉ ठॉ डॉ ढॉ डॉ ये क्या हो जाते हैं, मूर्धन्य ध्वनियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 72 देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें ड और ढ अभी बताया था। ठीक है, प और फ दोस्तों होस्टय हो जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 73 देखिए, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों ईय। तो मैंने नासिक के व्यंजन आप लोग को बताया था, जब जिस व्यंजन के उच्चारण में कंठ और नाक दोनों पे जोर पड़े। ठीक है, तो ईय जब बोलते हैं आप तो नाक से सांस निकलता है और कंठ पे जोर पड़ता है। ठीक है, इसलिए ईय को, ड़ को, अंग को, ये क्या है, नासिक के व्यंजन के उदाहरण है दोस्तों, आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 74 देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में आप करेक्ट आंसर चूज करके आप बताइएगा। वैसे इसका राइट आंसर है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, व्यावहारिक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम देखते हैं 75, चातक सुआती की बूंद का प्यासा होता है दोस्तों। तो सुआती का सही क्या होगा लिखावट। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, स्वाति होता है। ठीक है, स्वाति एक नक्षत्र होता है जिसका बूंद पीता है चातक। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 76 पर, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिधन उपकार। ठीक है, और इसमें कौन सा संधि है दोस्तों, यड़ संधि है। ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 78 पे, यद्यप में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है दोस्तों। तो यड़ संधि यहाँ पे भी है, और इसमें देखिए यड़ संधि की पहचान क्या है, जब ई या ई, ठीक है, देखिए पहचान क्या है, ई या ई अगर किसी अन्य स्वर से मिले। ठीक है, तो यहाँ पे अ से मिल रहा है, अगर ये किसी अन्य स्वर से मिलते हैं, अगर ऊ से मिलता या किसी से भी मिले तो ये य में बदल जाता है। ठीक है, अगर ऊ, ठीक है, देखिए ई या ई है। ठीक है, ई या ई, ठीक है, ई या ई, और या तो फिर ऊ या तो ऊ, ठीक है, या फिर री। ठीक है, अगर ये किसी अन्य स्वर के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो ई और ई किस में बदलता है, य में। ऊ और ऊ किस में बदलता है दोस्तों, ये व में, और री किस में बदलता है, र में। तो ऐसे संधियों को बोलते हैं यड़ संधि, याद रखेंगे। चलिए याद देखेंगे प्रश्न नंबर 79, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बाकी वृत्य, चाकर, सेवक है। ठीक है, चलिए निर्झर में, निर्झर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, झरना। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 देखिए, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मघवा। ये मधवा नहीं है, मघवा है। मेघ से होता है बादल, बादलों का देवता कौन है, इंद्र। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 81 पे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं परोपजीवी। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, परोपजीवी, यानी दूसरों पे आश्रित रहने वाला। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 82 पे, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है दोस्तों, अनुग्रह कहलाता है। याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 83 देखिए, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों, दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है, उपत्यका कहलाती है। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों, दोआब कहते हैं। ठीक है, जिनको जिनको पता था एक बार अपना नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए प्रश्न नंबर 84 देखिए, वाक्य के शुद्ध यहाँ अशुद्ध भाग का चयन करना है। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। दोस्तों यहाँ पे देखिए सीधे सीधे दिख रहा है किंतु तुम घर पर नहीं मिले, तो त्रुटि आपको पकड़ में आ गई। चलिए प्रश्न नंबर 85 देखिए क्या है, रिक्त स्थान में क्या भरना है, धतूरों से कहत गहनो गढ़ो न जात। तो दोस्तों ये क्या है, हिंदी साहित्य का है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कनक धतूरो सो कहत गहनो गढ़ न जात। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 86 देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 87 देखिए, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। इस चौपाई में अलंकार कौन सा है दोस्तों, इसमें है विभावना अलंकार। ठीक है, अब विभावना अलंकार क्या है यहाँ पे समझिए, जहां कारण के न होते हुए भी आपको कार्य का होना पाया जाता है, वहां पे जो अलंकार होता है उसको बोलते हैं विभावना अलंकार। चलिए प्रश्न नंबर 88 देखिए, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास हैं। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, सच से बड़ा कोई तप नहीं है। ठीक है, सच से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है।
याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 89 पे, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है दोस्तों? तो स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो दोस्तों इसमें हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्य लेखक हैं, याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 91, अब हम 10 प्रश्न करेंट अफेयर्स का देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत किस सूची में मादक अल्कोहल के उत्पादन, निर्माण, अधिकार, परिवहन और बिक्री का प्रावधान है दोस्तों? तो ये है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में, ठीक है। और एक बात और, ये न्यूज में क्यों था? अभी केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, इसी के मामले में। तो ये बात आप याद रखेंगे, करेंट अफेयर का है और पॉलिटी का है। प्रश्न नंबर 92 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य? नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य, मैंने पढ़ा रखा है, जिसे वर्ष 1978 में अधिसूचित किया गया था। किस राज्य में है दोस्तों? तो यह आपको देखने को मिल जाता है कहाँ पे? यह देखने को मिल जाता है आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 93 देखिए, हाल ही में भारत के समस्त समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए 2 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां पर आयोजित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है सागर कवच की, ये एक अभ्यास का नाम है, तो कहां पे आयोजित किया गया है, जल्दी से बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप समूह में। हमने देखा था लक्षद्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ था? कोरल से हुआ था, यानी कि प्रवाल से हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 94 देखिए, हाल ही में रिक्त स्थान को भरना है, मिराज शहर के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है, तो आपको बताना है जो मिराज शहर है किस राज्य में है? तो दोस्तों यह आपको देखने को मिल जाता है महाराष्ट्र में, ये बात आप याद रखेंगे। किसको मिला जीआई टैग? सितार और तानपुरा को। चलिए प्रश्न नंबर 95 देखिए, किस देश ने हाल ही में प्रवासन को प्रबंधित करने के लिए रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव लागू किया है? तो दोस्तों ये कोई और नहीं है, अमेरिका है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, सॉरी यहाँ पे दोस्तों प्रश्न नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यानी कि अमेरिका नहीं है, ठीक है, यानी कि न्यूजीलैंड है, ये बात आप याद रखेंगे। दिस इज अ टंग स्लिप मिस्टेक। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 96 पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बताइए कौन सा देश विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो प्रश्न नंबर 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब इमीरात, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 97 पे, निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में किस कंपनी ने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसजेवीएल लिमिटेड ने जीता है सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024, ठीक है। तो इसने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 98 देखिए, प्रत्येक वर्ष किस दिन राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है? तो मेरे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 6 अप्रैल को। चलिए प्रश्न नंबर 99 देखिए, हाल ही में की जलरानी बिल्किस मीर ने ओलंपिक के लिए पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच दिया, किसमें? ओलंपिक में, ठीक है। तो दोस्तों ये हैं, संबंध रखती हैं कश्मीर से, तो कश्मीर की जलरानी इनको कहा जाता है और नाम है इनका बिल्किस मीर, ठीक है। क्या नाम है? बिल्किस मीर, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 100 पे, यानी कि प्रश्न नंबर 100 पर, और यह होगा आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन मार्च 2024 में किस देश में आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील के ब्रसेल्स में। किसमें? ब्राजील के ब्रुसेल्स में। और ब्राजील का ब्रुसेल्स क्या है? राजधानी है, और इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है? एक घास के नाम पर। इतनी बातें आप याद रखेंगे। तो दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन को मिनिमम कम से कम 32 मिनट में कंप्लीट किया है। और देखिए अगर सेशन आपको इस प्रकार से चाहिए तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अपना ख्याल रखें।